लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। अब लिक्विडेशन ऑफ कंपनी बोलने के बाद दिमाग में क्या आया कि जो कंपनी का बिजनेस अच्छी तरीके से चल रहा था, दैट कंपनी हैज डिसाइडेड टू लिक्विडेट इट्स बिजनेस, नहीं, लिक्विडेट द कंपनी इवन। अब कंपनी लिक्विडेट हो रही, मतलब क्या हुआ कि कंपनी के पास में जो भी एसेट्स है, पर्टिकुलरली जो एसेट कंपनी के पास में रहते, ये किसके रहते? इक्विटी शेयर होल्डर्स के, प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स के, जनरल रिजर्व या रिजर्व एंड सरप्लस के। नहीं सर, रिजर्व एंड सरप्लस कोई रहता नहीं, ये रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो सब लागू रहता किसका? ये दोनों का। उसके बाद में ये जो है ये एसेट किसके हैं? ये एसेट डिबेंचर होल्डर्स के हैं। सर हमको लगा इसमें भी आपने डिबेंचर होल्डर्स, ये एरिया में आपने डिबेंचर होल्डर्स कवर कर लिए होंगे। मैंने नहीं किया था, मैंने ये पूरा कैपिटल एम्प्लॉयड रखा था, यहाँ पे करंट लाइबिलिटी है समझो, ठीक है ना। तो ये डिबेंचर होल्डर्स के हैं। तो यहां पे अब लिक्विडेशन का मतलब क्या हुआ कि ये सब एसेट को बेचो, ये सबको पेमेंट करो और बचे हुआ पेमेंट इनको लाके दो। किसको लाके दो? डिबेंचर होल्डर्स को पहले दो, डिबेंचर होल्डर्स भी इसमें कवर कर लिए सपोज मैंने। अब इनको सबको पेमेंट करने के बाद में ये दोनों का नंबर लगेगा रिपेमेंट के समय में। लिक्विडेशन कब होता होगा? ये सब थियोरेटिकल पार्ट है, आपको लॉ में आएगा, एसपी में आया होगा शायद। लिक्विडेशन यानी दो तरीके से होता है, एक रहता है वॉलेंटरी लिक्विडेशन, एक रहता है इनवॉलेंटरी लिक्विडेशन। वॉलेंटरी लिक्विडेशन और एक रहता है इनवॉलेंटरी लिक्विडेशन। सर इनवॉलेंटरी यानी अपने आप हो जाता है? नहीं नहीं, वैसा नहीं है, बाय लीगल कंपलसरी बोलते हैं इसको अपन, लीगल। और ये सुमोटो बोले जा सकता है, अपन इसको सुमोटो बोल सकते हैं। सुमोटो यानी खुद होके हम क्या कर रहे हैं कि वी डिसाइडेड टू लिक्विडेट। सर ऐसे कैसे आप खुद होके लिक्विडेट कर सकते हैं? जब आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया था तो आपने बोला था क्या उनको? अपन तो बिजनेस पैसे किस लिए लेते कि बिजनेस चलाने के लिए लेते, बिजनेस बंद कैसे क्या कर सकते? पहले तो आपके मेमोरेंडम में लिखा होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट खत्म होने के बाद में हम कंपनी लिक्विडेट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रोफाउंड क्वेरीज। जब आप बोलते कि सर मेमोरेंडम में ऐसा लिखा होना चाहिए एंड ऑल दोज थिंग्स, इट मीन्स दैट यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग इन अप्रोप्रिएट वे। यस, अगर मेमोरेंडम में लिखा है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वी विल liquidate the company, then as soon as that object is over, sumoto you have to voluntarily liquidate। liquidate बोला तो एसेट बेचो, शेयर होल्डर्स को पहले आउटसाइडर्स का पेमेंट करो, बचे हुआ पैसा जो शेयर होल्डर्स को दे दो। वॉलंटरी लिक्विडेशन और ये भी हो सकता है कि सब मेंबर्स की इच्छा से जनरल मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि नाउ वी शुड डिसकंटिन्यू in the circumstances it is not appropriate to run and whatever it is। गवर्नमेंट के तरफ से ऐसा कुछ हुआ होगा कि आपको चांस दिया होगा कि इन दी सर्कमस्टांसेस यू कैन वॉट एवर इट इज वॉलंटरीली इफ यू डिसाइड टू लिक्विडेट देन यू विल अपॉइंट लिक्विडेटर। किसको अपॉइंट करेंगे आप? लिक्विडेटर को अपॉइंट करोगे और वो लिक्विडेटर के पास में पूरे राइट्स सौंप देंगे, डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट, गवर्निंग बॉडी। क्या करेंगे? लिक्विडेटर को बोलेंगे कि ये ऐसे एसेट के ऊपर में, लायबिलिटीज के ऊपर में तुम्हारा ताबा है, एसेट बेचना तुम्हारा काम, सबको पेपा करना तुम्हारा काम। Getting it? फिर liquidator will take the charge on that one and thereafter the repayment will be therein। Second matter is involuntary liquidation, यानी if company is unable to pay its debts, अगर कोई डिबेंचर होल्डर्स या क्रेडिटर्स अगर कोर्ट में जाते हैं एंड दे आस्क फॉर द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी so as to maintain their benefit, so as to secure their benefit, whatever it is, and court finds it very necessary, then compulsory liquidation can be therein। इन दैट केस, कंपल्सरी लिक्विडेशन के केस में या इनवॉलेंटरी लिक्विडेशन के केस में, इसको इनवॉलेंटरी बोलने से अच्छा कंपल्सरी लिक्विडेशन ये वर्ड ज्यादा अच्छा था। कंपल्सरी लिक्विडेशन के केस में कोर्ट ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करती। किसको? ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट करती। एंड एज सुन एज ऑफिशियल लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड, द मैनेजमेंट, जो भी डायरेक्टर्स या गवर्निंग बॉडी या की मैनेजरियल पर्सन है, ये पूरा के पूरा चार्ज ऑफिशियल लिक्विडेटर के हाथ में दे देते हैं। अब ऑफिशियल लिक्विडेटर को थोड़ी मालूम था यार कि ये जो एसेट्स है, ये जो लायबिलिटीज है, क्या क्या एसेट्स है, ऐसे कौन से एसेट्स है जो बुक्स में नहीं है फिर भी हमारे पास में है, ऐसी कौन कौन सी लायबिलिटीज है जो बुक्स में नहीं दिख रही फिर भी पे करना है, व्हाट इज द एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ दोज एसेट्स। सर लिक्विडेटर है इतना तो उसको भी, हाँ, बट द ड्यूटीज कास्ट ऑन डायरेक्टर्स, कि उनको ऐसा बोला है पर्टिकुलर सेक्शन प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट में कि यू हैव टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स।
सर अफेयर्स यानी बस हो गया, अफेयर्स यानी बिजनेस अफेयर्स भी रहते हैं और ये भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स रहता, बी स्पेसिफिक। ओके सर हम स्पेसिफिक ही चल रहे हैं, बस हो गया। तो अफेयर्स के केस में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के देना पड़ता है इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट इन विच इट इज शोन कि एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, किसको किसको कितना कितना पेमेंट करना है, और ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर डायरेक्टर बना के लिक्विडेटर को सौंप देते एंड देयर आफ्टर लिक्विडेटर टेक द चार्ज। अब इसके अंदर में मैक्सिमम ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनता, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनता, ये एस्टिमेटेड वैल्यूज के ऊपर में रहता कि भाई बुक वैल्यू इतनी दिख रही है, एस्टिमेटेड वैल्यूज इतनी है, ऐसा ऐसा अपने को लग रहा है, ऐसा ऐसा आएगा। मेरे को सिखाना नहीं है लिक्विडेटर को, अगर सपोज आई एम अ डायरेक्टर, आई विल नॉट टीच द लिक्विडेटर कि ऐसा करो, मेरे को सिर्फ बताना है कि ऐसा ऐसा हमारे हिसाब से है, बाकी आप देखो, दैट विल बी देयर इन। ठीक है सर, इसका फॉर्मेट कैसा रहता है? इसके फॉर्मेट के अंदर में ऐसे एसेट्स को, लायबिलिटीज को लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी ऐसे क्लासिफाई किया हुआ है, यानी लिस्ट ए, लिस्ट बी। एक काम करता मैं लिख रहता थोड़े बहुत और फिर आपको फटाफट फटाफट एक्सप्लेन कर देता, सो दैट वी कैन सेव द टाइम। लिस्ट ए में कौन आते हैं? एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, यानी वो एसेट जो जिन पे कोई चार्ज नहीं है। फॉर एग्जांपल कैश, फर्नीचर, अगर फर्नीचर पे, उसके बाद में मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, डेटर से जो पैसे आने वाले, स्टॉक से जो आने वाले। तो जनरली हम ये जो बनाते ना, अब देखो जब हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के देते तो बुक वैल्यू नहीं लिखते जनरली, यहाँ पे हम उसको लिखते हैं, जो लिक्विडेटर को बना के देते वो देते रियलाइजेबल वैल्यू के ऊपर में, व्हाट विल बी द एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट। तो यहाँ पे पूरे एसेट की लिस्ट बनाते हैं ऐसे, और फिर वो एसेट के बारे में जो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो लिख देते, और यहाँ पे आ जाता टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू फ्रॉम दी एसेट्स विच आर फ्री। ठीक है ना। जनरली इसका जो एक एक शब्द इंपॉर्टेंट बोला, जनरली इसका जो ऑर्डर रहता, जनरली सबसे पहले लिक्विड एसेट से चालू होता, कैश, कॉल्स इन एरियर, डेटर्स, स्टॉक, फिर धीरे धीरे एक भारी, आखिरी में इंटेंजिबल एसेट्स। ऐसा होना चाहिए, फिर आपके मन में आए वैसा करो। अब ये जो लिस्ट बी है ये बड़ी स्पेसिफिक है। वैसे देखे जाए तो ऐसा डिसाइड हुआ है इनका कि पहली दोनों लिस्ट जो है वो एसेट से रिलेटेड है, और आखिरी की जो ये सब लायबिलिटीज से रिलेटेड है, रिपेमेंट से रिलेटेड है। लेकिन वो ऐसा नहीं होता जनरली, इस तरीके से ये क्रॉस होता। नहीं समझा सर? बोलने की बात ये है कि ये पहले दो जो है वो एसेट है, और यहां से लेके तो यहां तक के लायबिलिटीज है। क्यों? क्योंकि लिस्ट बी के अंदर में एसेट भी आते हैं सिक्योर्ड, और सिक्योर्ड लायबिलिटी भी आती है। यानी हम क्या लिखते हैं? रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योर्ड एसेट। क्या लिखते हैं यहां पे? रियलाइजेबल वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योर्ड एसेट। सिक्योर्ड एसेट यानी एसेट ऑन विच चार्ज इज क्रिएटेड। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट मॉर्गेज्ड, जिनके ऊपर में चार्ज है। सपोज वो एसेट है, समझ लो 3 लाख का बुक वैल्यू, और उसकी रियलाइजेबल वैल्यू है 2,80,000। उसके अगेंस्ट में लोन या मॉर्गेज लोन, मॉर्गेज लोन कितना है समझ लो, उसके अगेंस्ट में मॉर्गेज लोन है 2,50,000। तो सरप्लस कितना हुआ? सरप्लस हुआ 30,000। डेफिसिट कितना हुआ? डेफिसिट हुआ ही नहीं है, सरप्लस है। तो अपन क्या करेंगे, यहां पे जो टोटल करी थी अपन ने कि एसेट ए के, लिस्ट ए के अंदर में, कि सर हमारे पास में इतने एसेट्स अवेलेबल है टू पे ऑफ आवर लायबिलिटीज, उसमें और ऐड हो जाएंगे ये 30,000 रुपए। क्यों? वो एसेट जिनके ऊपर में स्पेसिफिक चार्ज था, वो अपनी लायबिलिटीज पे करने के लिए सक्षम थे क्या? नहीं। वो कौन सी लायबिलिटी पे करने के लिए सक्षम थे? जिनके ऊपर जो लायबिलिटी के लिए चार्ज क्रिएट किया गया था, जिसके डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास में, जिसने लोन दिया उसके पास में होंगे। तो वो एसेट हम बेच सकते क्या? कंपनी बेच सकती क्या? नहीं। उसको कौन बेचेगा? जिसके पास में मॉर्गेज है ना, मॉर्गेज ही बेचेगा। और उसके बाद में सपोज उसने बेचा 280 में, लोन कितने का है? इंटरेस्ट पकड़ के 250 का, तो बचे हुए जो 30,000 रुपए है सरप्लस जो है वो पे कर देगा किसको? लिक्विडेटर को। तो हम लिक्विडेटर को बता रहे कि सर देखो, जो नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड है, सपोज उनकी कीमत है ऐसा 1 2 3 4 करके, सपोज उनकी कीमत है 5,20,000, तो 30,000 इसके, ऐसे टोटल एसेट अवेलेबल आपके पास में 5,50,000। टोटल एसेट अवेलेबल टू पे ऑफ दी क्रेडिटर्स, डिवेंचर होल्डर्स,
प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स। पर अब क्रेडिटर को हमने दो इसमें डिवाइड कर दिया। कौन से दो इसमें डिवाइड किया? एक किया प्रेफरेंशियल क्रेडिटर और एक किया अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सर अनसिक्योर्ड है जिनकी सिक्योरिटी नहीं, प्रेफरेंशियल है सर जिनके ऊपर में सिक्योरिटी है। नहीं नहीं, जिनके ऊपर में सिक्योरिटी है वो तो अपने पहले ही यहां डील कर लिए ना बेटा, ये सिक्योर्ड थे 2.5 लाख। सर फिर यहां पे प्रेफरेंशियल में क्या आ रहा है? प्रेफरेंशियल में वो आ रहा है जो गवर्नमेंट के तरफ से प्रेफरेंशियल है। जैसे वो लोग जो खुद का गुजारा खुद नहीं कर सकते, यानी वर्कर्स, दोज नीडी पर्संस जिनका पसीना कंपनी में लगा हुआ होगा, वो लोगों के पहले आपको देना पड़ेगा। उसके लिए रूल्स बनाए हुए हैं, उसकी थियरी है कि दीज क्रेडिटर्स आर कॉल्ड एज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। जिस दिन लिक्विडेशन होता, जिस दिन कंपनी डिसाइड करती है कि ऑन दिस डेट वी हैव टू लिक्विडेट, जिस दिन हम बिजनेस वाइंड अप करते हैं या जिस दिन हम कंपनी लिक्विडेट करते हैं, वाइंडिंग अप इज रिलेटेड विद द बिजनेस एंड लिक्विडेशन इज रिलेटेड विद द कंपनी, वॉट एवर इट इज, अपने केस के लिए दोनों। तो जिस दिन कंपनी लिक्विडेट होती उसके 12 महीने पहले, जस्ट 12 months just before the end of, just 12 months just before the date of liquidation, ठीक है ना। तो ये 12 मंथ्स में जितना ड्यू हुआ है पैसा, किसके ऊपर में? वर्कर्स के ऊपर में, दैट विल बी काउंटेड एज अ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। नहीं समझा सर? अरे बाबा, मेरे बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग वेजेस दिख रही 2,12,000, तो ये पूरे के पूरे 2,12 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर से क्या? नहीं, वो 2,12 में से, 2,12,000 में से जो वेजेस पिछले 12 महीने में ड्यू हुए होंगे बट नॉट येट पेड होंगे, वो जाएंगे प्रेफरेंशियल में, और उसके पहले के जो है वो अनसिक्योर्ड करके ट्रीट किए जाएंगे। वैसे तो पूरे ही अनसिक्योर्ड है, कोई वर्कर के कोई एसेट के ऊपर में सिक्योरिटी है क्या? नहीं, बट गवर्नमेंट ने बोला कि पहले उनको दो, उसके बाद में बाकी सबको पे होगा। पर एक वर्कर का ज्यादा से ज्यादा 4 महीने का पगार, अगर उसका 12 महीने का पगार, 7 महीने का पगार आउटस्टैंडिंग होगा, तो 4 महीने का जाएगा प्रेफरेंशियल में, 3 महीने का जाएगा अनसिक्योर्ड में। ऐसा नहीं कि देंगे नहीं उसको, रहे तो देंगे, पर 4 महीने का तो आपको पहले देना पड़ता है। सर ऐसी थियरी कहां पे? पूरा पैराग्राफ है उसके अंदर। ये हो गया वर्कर का, उसका कमीशन बोनस भी आ गया उसके अंदर में, उसके प्रोविडेंट फंड के पेमेंट भी आ गए उसके अंदर में, है ना। एक मैटर हो गया वर्कर से रिलेटेड, एक मैटर हो गया गवर्नमेंट से रिलेटेड, मन जिनको ज्यादा जरूरत है पैसों की, तो गवर्नमेंट के सेस, टैक्सेस, रेट्स, टैरिफ्स, जो भी अमाउंट ड्यू होगा, कौन सा? लास्ट 12 मंथ्स का, दैट विल बी कंसिडर्ड एज प्रेफरेंशियल। पर वो इट शुड बी बिकेम ड्यू इन द लास्ट 12 मंथ्स, जस्ट 12 मंथ जस्ट बिफोर द डेट ऑफ द लिक्विडेशन। ये 12 महीने में जो जो ड्यू हुए होंगे वो सब प्रेफरेंशियल में आएंगे। ऐसी पूरी लिस्ट दी हुई है अपने को, देखते अपन और डिटेल में। लायबिलिटी, फिर लिस्ट डी में आता लायबिलिटी कवर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, एग्जांपल डिबेंचर्स। तो इसके अंदर में देखो, पहले अपने पास में 5,50,000 सब अमाउंट पेएबल पेमेंट के लिए अवेलेबल था, बराबर है। फिर ये 5,50,000 में से अपने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर समझ लो अपने 1,05,000 थे, उनको दे दिया। फिर अपने पास में बचे कितने? 4,45,000 अवेलेबल फॉर पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड प्रेफरेंशियल्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स। फिर उसमें से अपने लायबिलिटी कवर्ड बाय डिबेंचर, डिबेंचर थे समझ लो अपने 1.5 लाख के, उनके ऊपर में ब्याज देना था अपने को 30,000 का, ये भी आउटस्टैंडिंग है, तो टोटल 180 माइनस कर दिए, तो 4,40,000, 4,45,000 में से 180 गए अपने, तो कितने बचे अपने पास में? 2,65,000 रुपए, 2,65,000। फिर उसके बाद में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में बहुत रहता है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, वेजेस, जो वेजेस ऊपर में नहीं आए होंगे वो होंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। परचेस के लिए क्रेडिटर्स होंगे, आपके फर्नीचर का पेमेंट आउटस्टैंडिंग होगा, वो सब चीजें जो भी होंगे आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे आगे समझ लो 1,22,000 है। सर इसमें कोई मेहमान आता क्या? हो आता ना। अगर सपोज लिस्ट बी के अंदर में डेफिसिट तैयार होता था, यानी हमने जो मॉर्गेज किया वो प्रॉपर्टी की वैल्यू 280 है, लेकिन लोन अगर समझ लो 3 लाख का रहता था, तो जिसने लोन दिया वो बिल्डिंग बेच के कितने वसूल करता था? 280, और बचे हुए 20,000 के लिए क्या करता था? लाइन में खड़ा रहता था। लाइन यानी कौन सी? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में आके ऐड हो जाता था वो। अपने वाले प्रॉब्लम में ऐसा नहीं है, तो ये 1,22 माइनस किए तो बचे कितने अपने पास में? 243। वी लव यू, ऐसा रही 243 नहीं 143 चे, तो जो भी है चलो ठीक है ना। 143 किसके लिए? 143
ओनर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, प्रिफरेंशियल शेयर होल्डर्स के लिए। फिर प्रिफरेंशियल शेयर होल्डर समझ लो 1 लाख है, तो उनके 1 लाख माइनस किए तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिले 43। सो दैट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज क्रिएटेड इन लिक्विडेटर्स। नहीं, कौन सा है ये? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर टू बी सबमिटेड बाय द डायरेक्टर्स टू द लिक्विडेटर। कोई ये बात पे ध्यान ही नहीं देता कि कौन बनाता है क्या करता करके, हर एक को इतना ही लेना देना रहता कि कैसे बनाते, क्या क्या लिखा रहता, फॉर्मेट क्या है बताओ, हमको रटा दो, हम वैसा बना के छोड़ देंगे। मेरी इच्छा है कि एक बार समझ लो तो मजा आ जाता जिंदगी का, और कुछ नहीं है। मैंने ये इसलिए मिटा दिया कि काम पड़ा तो एक आधे प्रॉब्लम में यही फॉर्मेट वापर लूंगा जयराम जी की। कोशिश तो करके देखते यार, जब मैं तो राम नहीं तो सीताराम, तो ये बना के देखेंगे अपन को चांस मिला तो। चलो ठीक है, ईच एंड एवरी वन इज गेटिंग। एक आधा प्रॉब्लम देखते, अगर अपने को जमने लायक रहा तो वो डिस्कस करते। S1 इज रिलेटेड विद द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। नाउ थोड़ा सा नोट्स का पैटर्न कैसा है अपना, कि भाई पहले मैं यहाँ पे जिस हिसाब से मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ वो बता देता आपको, और नीचे में दिया रहेगा कि ये क्वेश्चन नोट्स का है कि क्या है, अकॉर्डिंगली यू कैन सॉल्व द सेम। S1, M कंपनी लिमिटेड वेंट इनटू लिक्विडेशन ऑन 1 मार्च। वॉलेंटरी लिक्विडेशन है, यानी शायद इक्विटी शेयरहोल्डर्स को पैसे मिल रहे होंगे। आदि इसमें तो ऐसा था कि इक्विटी शेयरहोल्डर्स को पैसे ही नहीं मिलते, यानी डिफिशियंसी रहती है, इसमें डिफिशियंसी नहीं होगी शायद। द फॉलोइंग बैलेंसेस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स बुक्स ऑन दैट डेट। अपन एसेट तरफ से जाते हैं कि अपने पास में बिल्डिंग 1.5 लाख की है, प्लांट एंड मशीनरी 210 का है, 95,000 का स्टॉक इन ट्रेड है, बुक डेप्ट 65,000 के RED माइनस करके, कॉल्स इन एरियर 1 लाख है, यानी जो कैपिटल अपन ने 5 लाख बुलेवा है वो 5 लाख में से 1 लाख कॉल्स इन एरियर है। क्वेश्चन है, कोई इलाज नहीं उसका। कैश इन हैंड 10,000 है और 1,40,000 का डेबिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यानी निगेटिव बैलेंसेस है। At this stage, company decided to go for voluntary liquidation voluntarily. लाइबिलिटीज में क्या है? लाइबिलिटीज में हमको पे ऑफ करना है क्रेडिटर्स को, हमको पे ऑफ करना है बैंक ओवरड्राफ्ट, हमको पे ऑफ करना है डिबेंचर होल्डर हैविंग अ फ्लोटिंग चार्ज यानी लिस्ट डी। क्यों लिस्ट डी? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो लिक्विडेटर के दिमाग को समझ में आता वो ऐसा आता। प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग्स आर वैल्यूड एट 150 120 रिस्पेक्टिवली। इट इज सपोज दैट कि दे कैन बी रियलाइज्ड एट 150 और 120। प्लांट मशीनरी 210 की 150 में और बिल्डिंग 150 की 120 में। ऑन रियलाइजेशन लॉसेस ऑफ 15,000 एक्सपेक्टेड ऑन स्टॉक भी थोड़ा सा कम में ही जाएगा। बुक डेप्ट विल रियलाइज 70,000, जो बुक डेप्ट अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे 65,000, वहां पे 70,000 आने के चांस है। कॉल्स इन एरियर आर एक्सपेक्टेड टू रियलाइज 90%, ये लोग हमारे को 90,000 ही रुपए देंगे, वो हमको 90,000 देंगे, हम भी रिपे उनको 90,000 ही करेंगे। यानी 5 लाख रुपए की हमारे टोटल थे ना, 5 लाख में से 1 लाख आए नहीं थे, यानी 4 लाख आए हुए थे और 90,000 आ रहे, यानी पेड अप कैपिटल कितना है अपने पास में? 490 का, बस आने के बाद में वो भी। कॉल्स इन एरियर आर एक्सपेक्टेड। BOD इज सिक्योर्ड अगेंस्ट बिल्डिंग। अच्छा, ये बिल्डिंग के अगेंस्ट में सिक्योर्ड है, तो ये तो अपने लिए क्या होगा? लिस्ट बी वाला आइटम होगा। और बिल्डिंग भी कौन होगी? सिक्योर्ड हो गई, तो ये भी कौन सी आइटम होगी? बिल्डिंग लिस्ट बी की हो गई। अच्छा, उसमें देखो कितने की बिल्डिंग रियलाइज होने वाली है? 120 की। और लोन कितने का है? बैंक ओवरड्राफ्ट 30 का है। हम भर भर के सरप्लस है, कोई वादा नहीं है। इनको कहाँ खड़े नहीं रहना पड़ेगा? लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ेगा, सरप्लस विल ऐड देयर इन। BOD secured. Preferential share creditors for taxes and wages are 6,000 एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 2,000। हमारे पास में जो क्रेडिटर्स 40,000 है, इसके 3 टुकड़े हैं। इसमें से प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स है कितने के? प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स से 6,000, मिसलेनियस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 2,000 और अदर कितने? 6 और 2 8, बच्चे में 32,000 है। क्या होता है अगर ये सब चीजें डिस्कस नहीं हुई हुई है, तो आप जैसा यानी कोई जनरल स्टूडेंट क्या समझ लेता है कि प्रिफरेंशियल क्रेडिटर 6,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000, ये ज्यादा का खर्चा है, ये 40,000 क्रेडिटर्स है और ये 6,000 और 2,000 प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स और अदर एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, ऐसा लगता। लेकिन मेरे हिसाब से इट दे आर इंक्लूडेड इन 40,000। 40 में से 6, 40 में से 2 और 32। इसमें से प्रिफरेंशियल वाला मैटर कौन सा है? सिर्फ 6,000। क्यों? 2,000 वाला क्यों नहीं है? कुछ भी तो नहीं है सर उसमें। प्रिफरेंशियल में जिस तरीके से आपने बताया था प्रिफरेंशियल उतना ही है। सर ऐसा प्रिफरेंशियल के ऊपर में कोई थियरी नहीं है क्या? वो भी दे दूंगा मैं आपको। पहले सिंपल विषय उतना निपटा लेते हैं, ये प्रॉब्लम खत्म होने के बाद में टाइम परमिट करा तो आज वो पढ़ लेंगे, नहीं तो फिर अगला लेक्चर उसी से स्टार्ट करेंगे। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू बी सबमिटेड टू द मीटिंग्स ऑफ क्रेडिटर्स। डायरेक्ट सॉल्व करो इसको, सॉल्व करते हैं। एक चीज तो आपको समझे भी है कि अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ऐसा करना चाहिए, बराबर है। तो एक एक ले लेते। प्रॉफिट एंड लॉस का तो कोई इलाज नहीं मेरे दोस्तों।
कैश इन हैंड 10,000, यहाँ पर इतनी जगह है क्या मालूम नहीं मेरे को, अपन इसको मिटा देते। यहाँ पे बुक वैल्यू भी लिखता मैं बढ़िया पैकी, यहाँ पे बुक वैल्यू लिखता, यहाँ पे रियलाइजेबल वैल्यू लिखता। मेरे को अच्छा लगता बुक वैल्यू लिखी हुई इसके लिए। कैश 10,000 कितने में रियलाइज हो रही? 10,000। सर आप ऊपर से क्यों लिख रहे हैं? जगह नहीं थी इसके लिए। कोई भी चीज़ के लिए टेंशन मत दिया करो। कॉल्स इन एरियर लिखना कि यहाँ पे कॉल्स इन एरियर बिल्कुल लिखना चाहिए। 1,00,000 एक्सपेक्टेड थे, 90,000 है। मेरे बाद में और कहिए, मेरे बाद में है 65,000 डेटर्स। डेटर्स हमने कितना सोचा था? सोचा था हमने 65,000। सोचा क्या क्या हुआ? अबे अच्छा हुआ, 70,000 रुपये आ रहे। ठीक है, पहले वाले कितने आ रहे थे? पहले वाले 10,000 आ रहे थे, ये 90,000, ये 70,000। 25 बाद में और कहिए, मेरे बाद में है स्टॉक इन ट्रेड 95,000। उन्होंने बोला है कि 95,000 में एक्सपेक्टेड लॉस 15,000 है, तो हमारे को कितने रियलाइज होंगे? 80,000। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी 210 की है और रियलाइज हो रही 150 में। कंफर्म करके बताऊं, 210 है और रियलाइज हो रही 150 में। और रही बात बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का नंबर यहाँ लगता नहीं। टोटल रियलाइजेबल वैल्यू कितनी होगी? 90 और 10 1,00,000, 1,00,000 और 1.5 लाख 2.5 लाख, ये आ गए 4 लाख रुपए आठ रहे। फिर एसेट स्पेसिफिकली प्लेज, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट मॉर्गेज। कौन है एसेट मॉर्गेज? मेरे हिसाब से है वो बिल्डिंग। कितने में जा रही वो जा रही अपनी 1,20,000 में। मॉर्गेज लोन कौन है? मॉर्गेज लोन है बैंक ओवरड्राफ्ट। कितने में जा रहा है वो? 30,000 का है। सरप्लस कितना है मेरे पास में? 90,000। डेफिसिट कितना है? कुछ भी नहीं। तो ये 90,000 उड़ी मार के कहाँ पे आ जाएगा? बाहर। बाहर 4,90,000। इसके आगे पूरा प्रवचन लिखना है आपको। वैल्यू ऑफ एसेट्स available for payment to preferential creditors, डिबेंचर होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर में सब आ गया, इक्विटी और प्रेफरेंस। ओके, फिर ये प्रवचन खत्म होने के बाद में क्या है? कहानी आगे चालू। फिर प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स, मैंने वो वर्किंग नोट वही पे चिल्लर चिल्लर बना के दे दिया था। तो प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स के अंदर में गिवन, कितने गिवन दिए हुए हैं? 6,000। सर गिवन तो ऐसे बोल रहे जैसे हरदम गिवन नहीं रहता। करेक्ट, वेरी गुड। हरदम गिवन रहता नहीं, वर्किंग नोट बनती है भैया। ओके, तो यहाँ पे बना दिया आपने 6,000। फिर यहाँ पे आ गए 4,84,000 और उसके आगे आएगा आपका प्रवचन। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स अवेलेबल फॉर डिबेंचर होल्डर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड शेयर होल्डर्स। फिर उसके बाद में क्या आएगा? उसके बाद में लायबिलिटीज कवर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, यानी कौन है? डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर्स कितने के हैं? 2 लाख रुपए के है। उसके ऊपर में कोई इंटरेस्ट फिंटरेस्ट बोला क्या था? नहीं बोला था। मैटर क्लोज। तो डिबेंचर होल्डर्स मैं वापस भूल गया कितने कह रहे भाई? 2 लाख। फिर बचा कितना मेरे पास में? मेरे पास में बचा 2,84,000। ये आ गया वापस प्रवचन। क्या प्रवचन है वापस अपने पास में? वही जहाँ कोई हाँ, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स अवेलेबल फॉर कौन? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड शेयर होल्डर्स 284। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में कौन कौन है? अपने वो दोनों बंदे। कौन से दोनों बंदे? एक, आउटस्टैंडिंग मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितने हैं? 2,000। और अदर क्रेडिटर्स कितने? 32,000। दोनों मिला के कितने हो गए? 34,000। अच्छा, लिस्ट बी से कोई ट्रांसफर हुआ क्या? नहीं। तो टोटल कितने जाएंगे यहाँ पे? 32। फिर एसेट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स कितने हैं? 2,52,000। 2 लाख, ये 34 टोटल हो गई है ना, तो 50,000। 2,50,000। जबरदस्ती 52 कर रहे थे अपन, ये 2,50,000 है। ठीक है, फिर प्रिफरेंशियल शेयर होल्डर्स को कितना देने का है? प्रिफरेंशियल शेयर होल्डर्स का बाकी है ही नहीं। प्रिफरेंशियल शेयर होल्डर्स यारा है ही नहीं, तो फिर डैश मार दो। लई डैशिंग कार्यक्रम है ये। हाँ, डैश बोला डैशिंग है।
फिर अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर, शेयर होल्डर कितने हैं 250। हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स है कितने, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो 4 लाख के दिख रहे बॉस, 5 लाख प्लस 190, यानी मेरे पास में है 4 लाख प्लस 90,000, 4 लाख 90। सर 490 कहाँ से है? अरे भैया पेड अप कैपिटल 4 लाख था। नहीं सर, पेड अप कैपिटल 5 लाख था। हाँ क्या ये पूरा येलो येलो एक बार और देखो डर्टी फेलो, सब मिला के पेड अप कैपिटल 4 लाख ही था, बराबर है। और 90,000 और आए तो कितना हो गया 4,90,000। ओ माय गॉड, छोटी छोटी बातें सर क्लिक नहीं होती कभी कभी। ओके, और अल्टीमेटली यू विल कम टू नो डिफिशियंसी टुवर्ड्स इक्विटी शेयर होल्डर्स। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बोलूं क्या, देयर इज जनरली इक्विटी शेयर होल्डर्स की तरफ में डिफिशियंसी नहीं बोली जाती। इट इज रॉन्ग टू से द वर्ड डिफिशियंसी हियर एट। व्हाई नॉट? बिकॉज शेयर होल्डर्स को उसको पेमेंट तो मिल रहा है यार, यहां पर कम से कम 250। हाँ ना सर, 490 होना था तो 2,40,000 का लॉस हो रहा शेयर होल्डर्स को, बट उसको डिफिशियंसी नहीं बोलेंगे, लॉस टुवर्ड्स इक्विटी शेयर होल्डर्स बोल दो। ये स्टेटमेंट का ही काम नहीं, वैसे तो लिख भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बात बताओ क्या कि ये जो अपने को डिफिशियंसी हो रही जो भी है, ये क्यों हो रही? अरे क्यों हो रही है? क्यों कम पड़े भाई साहब उनको पेमेंट देने के लिए हमारे पास? इसलिए कम पड़े सर कि बैलेंस शीट डेट के दिन ही सर हमारे को अंदाजा आ गया था। क्या अंदाजा आया था सर? देखो, एक तो 1,40,000 के एसेट पहले ही कम थे कंपैरेटिवली, जितना देना है 770, उसके कंपैरिजन में बुक वैल्यू ऑफ एसेट इज ऑलरेडी लेस बाय 1,40। ये एक रीजन था। दूसरा रीजन सर देखो, आपने यहां पे बुक वैल्यू लिखी हुई तो आपको ध्यान में भी आ जाएगा कि देखो ये कोई नुकसान नहीं हमारा, ये कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि 1 लाख के फिर अपने वापस करते समय 90,000 ही दिए ना कॉल्सिन एरियर के केस में। लेकिन सर डेटर्स के अंदर में 5,000 का जहां फायदा हुआ आपको, वही लॉस स्टॉक में 15,000 का लॉस है। प्लांट एंड मशीनरी में 60,000 का लॉस हुआ। बिल्डिंग के अंदर में सर, बिल्डिंग अपनी बुक्स के अंदर में दिख रही थी नियर अबाउट 1,50 की थी क्या? हाँ 1,50 की थी, गई कितने में? 1,20 में। तो बिल्डिंग के अंदर में सर अपने को अंदाजे लॉस था 30,000 का। ये सब यहां लॉस भरते गए ना सर। इसके अलावा और कोई लॉस हुआ क्या? और कोई लॉस नहीं हुआ, ना डिबेंचर होल्डर को एक्सेस पे किए, ना क्रेडिटर्स को ज्यादा के पे किए, ना कुछ। ये दोनों सब मिला के कितना हुआ सर? देखो टोटल लॉस हुआ अपने को 1,05,000 का लॉस हुआ, और 5,000 का फायदा हुआ, तो 1 लाख का लॉस हुआ। ठीक है सर, कॉल्सिन एरियर्स में, अरे तो कॉल्सिन एरियर्स भले ही 1 लाख के होंगे, मिले 90,000, तो अपन रिपे भी तो 490 बोले ना, अपने कहां बोले 5 लाख दे रहे हैं। ये इसमें कोई लॉस अपन पकड़ नहीं रहे। तो अपने को टोटल लॉस ये 1 लाख हुआ आफ्टर वाइंडिंग अप। लिक्विडेशन के बाद में हिसाब करते करते 90,000 का लॉस हुआ, और ऑलरेडी बिजनेस का लॉस कितने का हुआ था अपने पास में बैलेंस शीट के अंदर में? 1,40 और 1 लाख, 2,40 का लॉस। ये आ गया 2,40 का हिसाब कि हु कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स दिस डिफिशियंसी। अगर मेरे को बोला किसी ने तो मैं बोलूंगा कंट्रीब्यूशन करने वाला था एक्सेस ऑफ लायबिलिटीज ओवर एसेट्स ऑन द डेट ऑफ लिक्विडेशन। कितने थे? 1,40। देन रियलाइजेशन लॉस 1, 2, 3, 4 सब मिला के कितना? 1 लाख। 2,40 नहीं, रियलाइजेशन लॉस 1,05,000। ये होगा जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स डिफिशियंसी। और ऐसे कोई भगवान आत्मा होंगे जिन्होंने रिड्यूस किया होगा? यस, रिड्यूसिंग डिफिशियंसी। कौन है? रियलाइजेशन प्रॉफिट। कौन वाले? डेटर्स। इन्होंने क्या किया? रिड्यूस किया 5,000 रुपए। ये ए बोलो, इसको बी बोलो, एक ही है रिड्यूस करने वाला। ऐसा मिला के देयरफॉर ए माइनस बी, जीने की तमन्ना जाग उठी 2,40। यान की बात है सब। सो ऐसा भी एक्सप्लेनेशन देने का काम पड़ सकता। हमारा यहां पर ये खत्म होता इस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सर ये काले पेन से ऐसे दिख रहा, हाँ, और काले प्रिंटिंग में ऐसा दिखता, हाँ।
इन द मैटर ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 एंड इन द मैटर ऑफ एम कंपनी लिमिटेड इन लिक्विडेशन, ये हो गया प्रवचन यानी फॉर्मेट। फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 1 मार्च, जिस दिन हमने कार्यभार सौंपा था, बराबर है। उसके बाद में particulars asset not specifically pledged as per list A taken at estimated realizable value, cash on hand, book debts, unpaid calls, stock in trade, plant and machinery 4 लक्ष, इकडं द्या तुमचं लक्ष। thereafter asset specifically pledged as per list B, buildings 120, बैंक ओवरड्राफ्ट 30, तो सब प्लस आ गया 90 बाहर आ, ऐसे टोटल हो गए 490। प्रवचन सुनना है आपको? ओके सर। एस्टिमेटेड टोटल एसेट अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड शेयर होल्डर्स इफ यू वांट 490। समरी ऑफ ग्रॉस एसेट, वैसे देखे जाए तो टोटल एसेट कितने थे मेरे पास में, वैसे देखे जाए तो 4 लाख और 90,000, नहीं 4 लाख और 90,000 नहीं, 4 लाख और 120, टोटल मिला के मेरे पास में एसेट थे 520। 520 में से 30,000 की लायबिलिटी ये गई, कौन सी गई? लिस्ट बी वाली। इन्होंने क्या किया, ये देखो, ये लिस्ट बी यहां पे रख दिया ऐसा, इस साइड में टोटल खेलते वो, मैं नहीं खेलने वाला, वो आप भी नहीं खेलने वाले, 5, 20 और 30, और इस साइड में नेट खेलते वो 490। 490 में ये 490 कैसा है, 30 माइनस करके, ये 520 कैसा है, 30 बगैर माइनस करे। अब यहाँ पे 30 माइनस कर दिए, यहाँ पे नहीं करे क्योंकि 490 के अंदर भी माइनस करे हुए थे। सो ये वाला लेफ्ट हैंड वाला मैं जनरली यूज नहीं करता, ठीक है ना, राइट हैंड ही बेटर रहता। तो 490, फिर लिस्ट सी, इधर में भी माइनस किया, इधर में भी माइनस किया 6,000। फिर उसके बाद में प्रवचन, एस्टिमेटेड बैलेंस ऑफ एसेट्स अवेलेबल फॉर डिबेंचर होल्डर्स एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने हैं, 484। फिर उसमें से क्या माइनस किया मैंने, 2 लाख, इधर भी माइनस किया, इधर भी माइनस किया, यहाँ पे क्या है 284। ओ माय गॉड। एस्टिमेटेड सरप्लस एज रिगार्ड्स डिबेंचर होल्डर्स, यानी एज रिगार्ड डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने के बाद में कितने बचे अपने पास में 284। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में 2 बच्चे हैं 42,000, गलत बात है, अपन इसमें से 6,000 काय में ले लिए थे, ऊपर ले लिए थे, तो यहाँ पे 42 नहीं आना चाहिए था, ऐसा लिखा था कि नॉट रिकॉर्डेड करके 6,000 के बारे में। प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स फॉर टैक्सेस एंड वेजेस आर 6,000, गलत बात है, तो ये 46,000 होना था ऊपर में ना, ये 46,000 है, तो ये 32,000 ही है, यहाँ पे गलत करे हुआ प्रॉब्लम के अंदर में, तो आपको तो रेक्टिफाइड मिल जाएगा मॉड्यूल के अंदर का आंसर। यहाँ पे 32,000 होना चाहिए था, तो यहाँ पे 34,000 आ जाते थे। फिर यहाँ पे 242 के हिसाब की जगह पे यहाँ पे क्या आता था, 284 माइनस 34 इज इक्वल टू 2,50,000 आता था। लाइकवाइज अब आगे क्या, इसमें अपना 8,000 का फर्क दिख रहा। अच्छा 40 पूरे लिए और ये 2 अलग से लिए, जैसा मैं बताया ना ऐसी गलती होती वैसे, ठीक है, और वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। देखो यहाँ पे 240 का ही डिफरेंस बता पा रहे हैं अपन डिफिशियंसी के अंदर में, तो ये अकाउंट में 240 ही आना चाहिए था, ये 242 गलत है, फिर यहाँ पे आता था 2,40,000, एंड वी हैव आल्सो एक्सप्लेन द डिफिशियंसी ऑफ 240 जैसा मैंने किया है। लॉस ऑन रियलाइजेशन कहाँ से लाए, देखो इन्होंने लॉस ऑन रियलाइजेशन बताया 1,05,000 का। वो जो कॉल्स इन एरियर के बारे में था, कॉल्स इन एरियर्स आर कंसिडर्ड इन कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑन रियलाइजेशन, आर नॉट कंसिडर्ड in calculation of loss on liability because they had not been paid, and here we have considered liability of 4,90,000 only. Profit and realization calculation of preferential creditors बराबर किया 6,000, अदर 2 और 32 34, that is over। ठीक है, अभी आपको क्या है, S2 का क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 90 दिए हुआ है एसेट्स और लाइबिलिटीज, और कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज बिल डिस्काउंटेड की 1 लाख और एक्साइज ड्यूटी डिमांड 150। ये एक ध्यान रखना, सिर्फ ये 150 की जो लाइबिलिटी है वो क्रेडिटर्स के अंदर में इंक्लूडेड नहीं है, ये ज्यादा की लाइबिलिटी है। आर यू गेटिंग? वापस बोलूं मैं, हमारे ये 20 लाख, देखो वापस देखो,
हमारे लायबिलिटी में 25 लाख की इक्विटी शेयर होल्डर्स है, सिक्योर्ड डिबेंचर 10,000 है, अनसिक्योर्ड लोन 20 लाख है और ट्रेड क्रेडिटर्स 35 लाख है। वेदर दिस 35 लाख इंक्लूड्स लायबिलिटी फॉर एक्साइज ड्यूटी डिमांड्स 150 नहीं, क्यों? क्योंकि वो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है, तो हमारे क्रेडिटर्स में थोड़ी इंक्लूडेड है, वो तो ज्यादा की लायबिलिटी है, काम पड़ा तो पे करना पड़ेगा, बराबर है। तो वो अलग से लिखा है बैलेंस शीट के पहले, इंफॉर्मेशन में नहीं दिया है, पहले लिख दिया कि हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं 35 और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी एक्साइज ड्यूटी कितनी 150। अगर वो पे करनी पड़ी तो ये ज्यादा का पे करना पड़ेगा, यानी जितनी लायबिलिटी उससे हम ज्यादा पे कर रहे तो हमारे लिए वो रियलाइजेशन लॉस हो गया। जैसे अपना एसेट रहता 1.5 लाख का, 1,50,000 का, रियलाइजेबल वैल्यू कितनी 1,20, तो अपन बोलते 30,000 का रियलाइजेशन लॉस है। वैसी लायबिलिटी है समझ लो अपनी 0 रुपए और देने पड़ रहे 1.5 लाख रुपए, तो 1.5 लाख क्या हो गया आपका रियलाइजेशन लॉस। अगर डिफिशियंसी एज बनाने का काम पड़ा तो ये वाले प्रॉब्लम वो भी नहीं करना है। ऑन इन्वेस्टिगेशन इट इज फाउंड दैट कंटिजेंट लायबिलिटीज आर सर्टेन टू डिवॉल्व एंड दैट एसेट्स आर लाइकली टू रियलाइज दिस यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सोपा है एकदम, तो दिस विल गो टू योर होमवर्क क्राइटेरिया। चिंता न का करूं, ये इलिस्ट्रेशन 11 है मॉड्यूल का, तो आपको इलिस्ट्रेशन 11 होमवर्क है, उसका सॉल्यूशन आपके साथ में है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आया, ये इलिस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 है, तो आपको होमवर्क क्या क्या है, आपको इलिस्ट्रेशन 11 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 ये 2 होमवर्क है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 भी 1 भी एकदम ही सिंपल है। लायबिलिटी साइड में कितना है 50 और 20 70 लाख, 70 और 40 110 लाख, 110 और क्रेडिटर्स 180 की लायबिलिटी साइड है। एसेट साइड में कितना हो गया देखो, दिख रहा है कि 180 की टोटल है यहाँ पे 180 लाख की। एसेट साइड में कितनी है 10 और 40 50, 50 और 90 140, 140 180 और लायबिलिटी साइड में कितना है 180 लाख, यानी ये बैलेंस शीट टैली है। आपको क्या करना है 2 लाख और 3 लाख क्या है, ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है। ऑन इन्वेस्टिगेशन इट इज फाउंड दैट लैंड एंड बिल्डिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, आपने पढ़ के रखा तो भी चलेगा ये, और टेस्ट मटेरियल बोल के छोड़ दो, मेरे तरफ से होमवर्क है इलिस्ट्रेशन सॉरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन आता S3 तो होमवर्क दे दिया ना मैंने आपको। S4 ये मजेदार क्वेश्चन है, S4 बोलो या S5 बोलो, इसमें थोड़ा बहुत अपने को प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स भी कैलकुलेट करना पड़ता और डिफिशिएंसी एच अकाउंट बनाने में भी मजा आता। आप S4 रहने दो, S5 इजी है, S4 मैं कराऊंगा आपको लाइन से, आप S5 देख के आना। इसके अंदर में आपको थोड़ा बहुत प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स के बारे में भी कुछ नहीं है तो आप इजीली कर सकते, तो ये भी आपको इलिस्ट्रेशन है S5 यानी इलिस्ट्रेशन 10। तो जहाँ पे मैंने आपको होमवर्क दिया था वापस मैं होमवर्क रिपीट कर देता यहीं पर ही, इलिस्ट्रेशन 10 एंड 11, पहले 11 फिर 10। मॉड्यूल में बहुत आगे पीछे दिया है इसलिए मेरे को मेरे हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर करना पड़ा, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 इतना आप होमवर्क करके लेके आ जाओ, इट विल बी सफिशिएंट। एंड देन इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस कौन सा क्वेश्चन है वो जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वो क्वेश्चन है इलिस्ट्रेशन 12, ध्यान में आपको इलिस्ट्रेशन 12 ऑफ द मॉड्यूल, ठीक है। देयर आफ्टर लंबा चौड़ा होमवर्क रहेगा। ऑल द बेस्ट, टेक ड्यू केयर।